साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है उसका जो गणित के क्वेश्चन आए थे 25, उन 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और आप अपने आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, तो जो मैथ के जो 25 क्वेश्चन आए थे उन 25 क्वेश्चन का आज हम सॉल्यूशन करेंगे और अपने अपने आंसर भी आप चेक कर लेना कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। और पहला सवाल लेते हैं जो कि मैथमेटिक्स का है और उसके जो क्वेश्चन है 25, उन सभी को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते बेटा। पहला सवाल में लिखा हुआ था, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, उसको पढ़ते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ था यदि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य किसे कहते हैं? जो उसका क्रय मूल्य होता है। यदि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है, 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा? दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा, मतलब दुकानदार को कितना लाभ मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब एक हिसाब लगाइए, जितने रुपए में आपने 10 कुर्सी खरीदी हैं उतने रुपए में आपने 8 कुर्सी बेच दी हैं। तो ऐसे में हम लोग इसको अगर सोल्व करें तो ये मान लें कि 10 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है वो 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर कर लेते हैं। तो 8 का और 10 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और 8 का 10 का एलसीएम होता है कितना? 40। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो 8 था और 10 था उसका हमने एलसीएम लिया, 2 से काटा 4 बार, 2 से 5 बार, 5 चौका 20, 20 दूनी 40। तो हमने बेटा ये मान लिया, यहाँ हमने ये मान लिया कि जो 10 कुर्सी हैं 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर है 8 का विक्रय, 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, और इनको हमने मान लिया 40। ऐसे मानिए आप कि 10 कुर्सी आपने खरीदी है 40 रुपये की, तो हिसाब लगाइए एक कुर्सी आपने कितने की खरीदी होगी? भाई 10 कुर्सी 40 रुपये में खरीदी हैं तो एक का क्रय मूल्य निकालेंगे, एक कुर्सी का क्रय मूल्य हो जाएगा 40/10, मतलब हो जाएगा 4 रुपये। एक कुर्सी 4 रुपये में खरीदी है आपने। अच्छा, 8 कुर्सियाँ आपने बेची हैं 40 रुपये की, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो 8 कुर्सी 40 रुपये में बेची हैं तो एक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा? 40 रुपये में बेची है 8 से भाग कर दें तो 8 पंजे 40, क्या रुपये? 5 रुपये। 5 रुपये में एक कुर्सी आपने बेच दी। देखिए, एक कुर्सी खरीदी आपने 4 रुपये की थी, एक कुर्सी बेची आपने 5 रुपये की है। इसका मतलब एक कुर्सी पर तुम्हें कितने रुपये का लाभ हो जाता है? लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य एक कुर्सी का और क्रय मूल्य एक कुर्सी का अगर हम लोग घटा देते हैं तो हमारे पास 1 रुपये का लाभ आ जाता है। अब इसका बनाना है हमें, लाभ प्राप्त होता है कितने प्रतिशत में? तो लाभ प्रतिशत निकालना हो बेटा हमें, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे एक कुर्सी का क्रय मूल्य और गुणा कर दीजिए 100 से। प्रतिशत में बन जाएगा, तो ये प्रतिशत में बन जाएगा, 4 से काट देंगे 25 बार, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया बेटा? 25%। देख लीजिए किस किस का इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो 25% था, मतलब 25%। ठीक है, देख लीजिए आप, इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अगला सवाल हम करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, बट्टा का परिकलन। बट्टा मतलब डिस्काउंट, बट्टा मतलब होता है बेटा डिस्काउंट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बट्टा का परिकलन सदैव किया जाता है, मतलब बट्टा मीन्स छूट। छूट आपको किस चीज़ पर मिलती है? क्या छूट आपको विक्रय मूल्य पर मिलती है? जैसे 100 रुपये का सामान आपने 70 रुपये का खरीदा, तो क्या 70 रुपये पर आपको डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, है ना। लागत मूल्य पर, तो लागत का मतलब अगर वो सामान 100 रुपये का बना है तो बने हुए सामान पर कोई भी दुकानदार आपको क्या डिस्काउंट देता है? नहीं देता। तीसरा, अंकित मूल्य। जी, प्रिंट रेट। अंकित मूल्य मतलब प्रिंट रेट, अंकित मूल्य मतलब प्रिंट रेट। जो हम सामान खरीदते हैं उस सामान पे MRP होती है,
एमआरपी, एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब आप किसी भी वस्तु को एमआरपी से ज़्यादा पर नहीं बेच सकते, एमआरपी पे ही आपको छूट मिलती है। एमआरपी होता प्रिंट रेट, प्रिंट रेट को गणित की भाषा हम कहते हैं अंकित मूल्य। प्रिंट रेट जो होता है, एमआरपी जो होता है, उसको गणित की भाषा में हम कहते हैं अंकित मूल्य। और जो भी आपको डिस्काउंट मिलता है, जो भी आपको बट्टा मिलता है, वो हमेशा आपको बट्टा प्रिंट रेट पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मतलब अंकित मूल्य। तो देख लीजिए बेटा किस किस का आंसर अंकित मूल्य था, अपने आंसर को आप चेक कर लीजिए किस किस का आंसर अंकित मूल्य था। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है तीसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। तो तीसरे सवाल में लिखा हुआ था, देखिए तीसरे सवाल में लिखा हुआ था कि 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2800 रुपये पर 18 माह का प्रभारित चक्रवृद्धि ब्याज है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 18 महीने का। आपने एक नाम सुना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जो ब्याज ब्याज पर लगता है। ब्याज पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो ब्याज पर लगने वाला ब्याज अब ये 18 महीने का है। तो देखिए हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, इस सवाल को देखिए, हमने किसी आदमी से कितने रुपया उधार लिए थे, तो मूलधन था 2800 रुपये। ठीक है, दर कितनी थी? 10%। 18 महीने का मतलब क्या होता है? 18 महीने का मतलब होता है, अगर मैं 18 महीने के वर्ष बनाऊंगा तो 6 दूनी 12, 36 18, मतलब 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष का मतलब हो गया 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष का मतलब होता है 1 साल पूरा पूरा और प्लस आधा वर्ष। तो मैं ये कह रहा था कि एक काम करते हैं, 2800 रुपये पे पहले 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज जो होता है वो और 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो 1 साल का साधारण ब्याज निकालते हैं, तो 2800 रुपये का साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन हो जाएगा 2800 रुपये, दर है 10%, समय 1 वर्ष और बटे 100। अगर आप बेटा इसको सोल्व करोगे तो 280 रुपये तो 280 रुपये तो ब्याज के ये हो गए। अब चूंकि इस ब्याज पे ब्याज लगेगा, ठीक है, इस ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो देखिए जो अगले साल के लिए मिश्रधन बनेगा उसमें ये ब्याज जोड़ दीजिए। अगले साल का जो मूलधन होगा उसमें ये ब्याज जोड़ दीजिए। जो अगले साल का मिश्रधन होगा वही अगले साल का ब्याज कहलाएगा। तो अगर मैं 2800 रुपये में 280 रुपये जोड़ दूं तो 3080 कितना हो जाएगा? 2800 रुपये में अगर मैं 280 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 0803, 3080। 3080 रुपये पर 10% की दर से कितना वर्ष बचा? अब आधा वर्ष बचा। तो आधे वर्ष का ब्याज और निकालिए, 1/2 और बटे 100 कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काट दीजिए इसको, 2 ही का ना 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 154 रुपये ये हो गया आधे साल का। कुल ब्याज बता दो कितना हो गया? कुल ब्याज, कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो 280 रुपये और प्लस उसमें ऐड कर लो 154 रुपये। अगर आप ऐड करोगे तो 4, 8, 5, 13, 2 और 1 3 और 1 4, 434 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? इसका सही आंसर होगा 434 रुपये, मतलब इसका पहला वाला ऑप्शन ठीक है, 434 रुपये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 434 रुपये। वैसे भी आप मुझे माने हिसाब लगा सकते हैं। देखिए 2800 रुपये पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज लगाओ, तो 2800 रुपये पर 10% की दर से 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज निकला, 1000 रुपये पर 100 रुपये का ब्याज हो जाएगा, 2000 पर 200 रुपये का ब्याज हो जाएगा। अब बचे 800 रुपये। जब 100 रुपये पर 10 रुपये का हो रहा है तो 800 रुपये पर 80 रुपये का हो गया। तो 1 साल का जो ब्याज हो गया 280 रुपये हो गया। 280 रुपये उठा कर जेब में रख लीजिए। ठीक है, रख लिया आपने। अगले साल भी वैसे 280 का लगेगा, लेकिन आधा वर्ष बचा हुआ है, इसलिए इस 280 रुपये को ऐड कर लो 2800 रुपये में, 3080 हो जाएंगे। 3080 रुपये का आधे साल का निकालना आपको, आधे साल का ब्याज। ठीक है, आधे वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 3000 रुपये का 10% की दर से, 3080 का 10% की दर से है ना, कितना हो जाएगा? 308 रुपये। 308 रुपये का आधा आप करोगे तो 154 रुपये आएगा 6 महीने का। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना बैठेगा? 434 रुपये। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है अपने पास बेटा
कह रहे हैं कि निम्न घनाकृतियों को उनके फलकों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब फलक होते हैं सरफेस, है ना, क्या बोलते हैं इसको, सरफेस। सरफेस का मतलब ये है कि कितने सरफेस हैं, किसमें कितने सरफेस होते हैं, कितनी सतह होती हैं, सतह कितनी होती हैं। तो सतह आपको कैलकुलेट करनी है, तो किस तरीके से आप सतह कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपने देखिए ये देखा होगा घनाव का मतलब है ईंट, आप देख सकते हैं ईंट में कितनी सतह होती है, एक ईंट का सबसे ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा, दो साइडों के हिस्से, दो ही साइडों के हिस्से। तो घनाव में कितनी सतह हो गई, घनाव में सतह होती है कितनी, 6। तो घनाव में सतह हो जाएंगी 6, इसका तो ये हो जाएगा, ठीक है। बेलन आपने देखा होगा, बेलन जो पाइप होता है, पाइप, तो बेलन में एक वृत्ताकार ऊपर की सतह होती है, एक वृत्ताकार नीचे की सतह होती है, और एक आयताकार सतह होती है। पूरे को अगर फोल्ड करके देखोगे, खोल के देखोगे मतलब उसको, तो वो बैठेगा आयत। एक सतह होती है बीच में। तो शंकु में, बेलन में एक नीचे की सतह, एक ऊपर की सतह और एक गोल घेरा जो होता है, आयताकार सतह होती है कायदे में वो, ठीक है। तो एक सतह वो हो गई, तो कितनी सतह हो गई, 3। तो बेलन में हो गई 3 सतह, बेलन में हो गई 3 सतह, ठीक है। अब आते हैं शंकु की तरफ। वैसे भी अगर ऑप्शन आप मिलाना चाहोगे तो बी का चौथा, तो बी का चौथा इन सब में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, ठीक है। और डी का तीसरा, तो डी का तीसरा इसमें है, देखिए डी का तीसरा इसमें है। फिर भी एक ऑप्शन नीचे है, वो इस वजह से नहीं आया है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ताकि आपको 4 ऑप्शन भी साफ साफ दिखाई दें। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखिए हमने ऊपर कर लिया है इसको। अब देखते हैं, तो घनाव में होती हैं 6 सतह, ठीक, बेलन में होती हैं 3 सतह, ठीक है। तो आप देखिए बेलन में मतलब डी का तीसरा, तो डी का तीसरा केवल एक में है, ये है, ठीक है। और बी का चौथा, तो बी का चौथा मिल गया, ठीक है। इससे भी आप हिसाब लगा सकते हैं। अगर आप शंकु की बात करेंगे, शंकु में, तो शंकु जो टोपी नुमा होती है, शंकु का टोपी सुना होगा आपने, ठीक है, जैसा सोपटी वगैरह होती है, ठीक, उसके एक सतह नीचे की होती है और एक घेरा साइड का होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा उसमें 2 सतह हो जाएंगी, एक गोल घेरा होता है ऊपर, एक नीचे की सतह होती है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब को देखोगे तो शंकु का सी का हो जाएगा पहला, तो सी का पहला। अब बचा क्या, गोलार्ध में एक सतह होती है, तो इसका आंसर आएगा ये वाला, ए का दूसरा, बी का चौथा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा, ठीक है। तो इस तरीके से सतह पूछी गई थी, तो सतह हो जाएंगी ये इसमें, ठीक है। हाँ जी, चलिए बेटा आगे देखते हैं, थोड़ा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निकलता है। अगला सवाल देखो क्या है, बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैथ को आपने देखा, उसने किस तरीके से मैथ को पूछा है, डेफिनेशन से। तो बेटा सवाल नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है, देखिए 55 बार, जिसमें कहा गया कि 2 असहभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो 2 सहअभाज्य संख्याओं का में से निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें 2 सहअभाज्य संख्याएं ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 4 और 5 ले लिया, तो 4 और 5 का मतलब है कि 4 2 से तो कट जाएगा, 2 4 को तो काट देगा, लेकिन 2 5 को नहीं काटेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका कोई एक कॉमन फैक्टर ना हो, कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहअभाज्य संख्याओं का में से निकालना है, तो में से कैसे निकाल सकते हैं भाई, 4 से भाग कर दीजिए 5 को, तो 4 ही का ना 4 और बचा 1 से भाग करेंगे 4 को, तो 1 चौका 4। इसका मतलब फाइनली किसने कैंसिल कर दिया, 1 ने, तो इसका में से हो जाएगा बेटा 1, तो इसका आंसर आएगा 1। 2 असहभाज्य संख्याओं का में से होता है कितना, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक। चलते हैं आगे और सवाल नंबर देखते हैं 56 में क्या कह रहे थे उसको देखो। ये देखो, थ्योरी के
रूप में पूछे उसने सभी सवाल और उनको मैच करना था। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। किसी संख्या का गुणांक उस संख्या का सटीक विभाजक होता है, एक प्रत्येक संख्या का गुणक होता है, यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभक्त योग्य हो तो वह संख्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। फिर कह रहे हैं कि 2.5 और 4 का लघुत्तम समावर्तक 10 होता है और संख्या का प्रत्येक गुणक संख्या से कम होता है। अब देखो यहाँ बात आती है इस बारे में कि पहले हम 2.5 और 4 का एलसीएम ले लें। तो 2.5 और 4 का एलसीएम निकालना हमें, भाई 4 का एलसीएम निकालना तो इसके बटे में 1 मानिए, इसके बटे 1 मानिए, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, भिन्न बना लो इनसे। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 4/1। अब इसका जब आपको एलसीएम निकालना लैसे, तो लैसे कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का लैसे निकालो तो 4 का 5 का लैसा हो जाता 20 और नीचे जो हर होते हैं उनका मैसे निकालते हैं, मैसा हो गया 1, इसका मतलब कितना हो गया 20 हो गया। और वैसे भी आप बताइए कि क्या 2.5 जो है वो 10 को अगर काटेगा, ठीक है, पूरा काटना चाहिए था, ठीक है, पूरा काटना चाहिए था, तो 2.5 से 10 कट जाएगा 4 बार, लेकिन 4 से 10 नहीं कटेगा पूरा, ठीक है, इसलिए इसका मैसे 20 होना चाहिए। अब डी वाला देखिए, डी वाला तो गलत है ना, इसका लैसा 10 नहीं होगा, इसका लैसा 20 होगा, तो डी वाला गलत है। डी वाला गलत होने का मतलब ये वाला क्लियर खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब बचे अपने पास में ए और सी। ए इसका मतलब ए कंपलसरी है और सी और ई। अब देखिए आते हैं हम ई की तरफ। प्रत्येक संख्या का प्रत्येक गुणांक संख्या से कम होता है। दूसरे में सी में क्या कह रहे थे, यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभक्त योग्य है। कोई संख्या ऐसी है जो दो सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं जैसे मैंने अभी बताया था 4 और 5 है ना, कोई संख्या ऐसी है जो दो सह अभाज्य संख्याओं मतलब 4 5 से विभक्त है। तो मान लो ऐसी गिनती 20 हो गई, 20 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, है ना, विभक्त योग्य है, तो वह संख्या उनके गुणनफल से विभक्त होगी। जी 20 है, 20 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, 20 जो है 5 से भी कट जाएगा, तो क्या 20 इन दोनों के गुणनफल से कट जाएगा? जी उन दोनों के गुणनफल से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें कि सी भी करेक्ट है, ठीक है, ये गलत हो गया, है ना। अब बात आती है सी करेक्ट होने का मतलब ये है कि या तो ए गलत हो जाएगा, या तो ऑप्शन बैठेगा बी, या फिर ऑप्शन आएगा चौथा। अब लगाते हैं ई पे बात आती है, ए सी इधर भी है ना। प्रत्येक संख्या का प्रत्येक गुणांक, संख्या का प्रत्येक गुणांक, गुणा का अंक संख्या से कम होता है। मतलब सवाल को ध्यान से सुनिए, संख्या का जो गुणांक है क्या वो संख्या से कम होता है? संख्या का प्रत्येक गुणांक, संख्या का प्रत्येक गुणांक, गुणांक का मतलब होता है गुणा जिससे हो रही है उसका अंक, संख्या से कम होता है। अंग्रेजी में अगर इसको हम देखें इस वाले क्वेश्चन को, तो गुणांक होता है जिनसे हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो कम तो नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 20 है, 20 का गुणांक निकालेंगे, जैसा आपने सुना होगा कि 6 के प्रथम 3 गुणज होते हैं, और गुणांक का मतलब होता है जो कोफैक्टर होते हैं उसके, ठीक है, कोफैक्टर, कोफैक्टर का मतलब तो चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, और इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है। किसी संख्या का गुणांक उस संख्या का सटीक विभाजक होता है, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं दूसरे में प्रत्येक संख्या का गुणक एक प्रत्येक संख्या का गुणक होता है। फिर कह रहे हैं यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभक्त योग्य हो तो वह संख्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बताया कि दो सहभाज्य संख्याएं हैं, असहभाज्य संख्याएं, मान लीजिए 4 और 5 है, तो अगर कोई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं से विभक्त है, मतलब 4 और 5,
कोई संख्या ऐसी है जो 4 और 5 से कट रही है, तो मान लीजिए वो 20 है ना, तो कह रहे हैं तो वह संख्या उनके गुणनफल से विभक्त होगी। जी, अगर संख्या 20 है और 20 4 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है और ये सहभाज्य संख्याएं हैं, तो 4 और 5 की गुणा अगर आप करोगे तो 20 से भी कट जाएगा। इसका मतलब सी जो है वो करेक्ट है। अब सी करेक्ट है तो सी करेक्ट है आपके पास में, एक इस ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में, ठीक है, मतलब दूसरे में और चौथे में, ठीक है, सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि 2.5 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक 10 है, तो 2.5 का और 4 का एलसीएम निकालना आपको। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, भिन्न बना लेते हैं आप, इसके बटे में 1 मान लो, 2 5 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 4 और 5 का एलसीएम तो हो गया 20 और 2 का 1 का में से हो जाएगा कितना 1, तो कितना आएगा 20 आएगा। इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत है, तो डी वाला वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या का गुणक, अब देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। अब ई को और चेक करना है, प्रत्येक संख्या का प्रत्येक गुणांक संख्या से कम होता है, संख्या का प्रत्येक गुणांक मान लीजिए 20 है, ठीक है, तो 20 के जो गुणांक हैं क्या वो संख्या से कम होते हैं, है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि संख्या से गुणक कम होगा, संख्या के बराबर भी होगा, ठीक है, तो ये वाला भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर बचेगा दूसरा, मतलब केवल पहला और सी, ए और सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। किसी संख्या का गुणांक उस संख्या का सटीक विभाजक होता है, जी, गुणांक जो होता है वो संख्या को काटता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 56 के बाद 57 में क्या लिखा हुआ था भैया, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। 57 में कहा हुआ था कि सूची मिलानी है आपको, है ना। अब आपको क्या मिलानी है, सूचियाँ मिलानी है, ठीक, सूचियाँ मिलानी है। तो इसमें लिखा हुआ देखिए, सूची पहली, सूची दूसरी, ठीक है। अब कोई सा भी आप चेक कर लीजिए जो आपको आसान लग रहा हो और उससे आप मिला दीजिए। जैसे ये है, पहला वाला है, तो पहले वाले में लिखा हुआ है, पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 343 और गुणा 49, और नीचे है 216 गुणा 16 गुणा 81, ठीक है। अब देखो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये 7 का घन है, 7 सत्ते 49, 49 गुणा 7, तो 7 नम 63, 7 चौक 28, 28 और 6 34, और ये आप देख रहे हैं 49 है तो 7 का वर्ग है। इनको भी अगर आप देखोगे तो 7 की पावर 5 हो रहा है, 7 की पावर 5 केवल इसमें आ रहा है, तो ए का हो रहा है तीसरा। अब ए का तीसरा दो जगह है, ए का तीसरा यहाँ है और ए का तीसरा यहाँ है, तीसरे और चौथे में। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, सी का देख लेते हैं, सी से मैच हो जाएगा, सी का देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है अपने पास में, ये लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ है 4/15 और गुणा 5/7, तो 5 दिया 15, तो हो जाएगा 4/21, 4/21, तो सी का हो गया कौन सा, चौथा, सी का चौथा हो जाएगा। तो सी का चौथा ये हैगा। तो बाकी ए का तीसरा हो गया, ठीक है, सी का चौथा हो गया। बाकी इनकी आप गुणा करके भी देख सकते हैं, डी को आप चेक करना चाहें तो डी को आप चेक कर सकते हैं, 460 गुणा 15 माइनस 5 गुणा 20, देखिए 15 0 0, 15 छक्का 90 हासिल लगे, 9 15 चौका 60, 60 और 9 69, और 20 पंजे 100, कितना हो गया 6800 बचा। 6800 बचने का मतलब हो गया डी का हो गया दूसरा, तो देखो डी का हो गया दूसरा। अब बचा कौन, बी, तो बी का कौन सा बचा, बी का पहला बचा, ठीक है, तो बी का हो जाएगा पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा चौथा। बी को अगर आप सोल्व करना चाहें तो देख सकते हैं, बी को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, 1 माइनस बड़ी ब्रैकेट, फिर 1 माइनस मंझला ब्रैकेट, फिर 1 माइनस छोटी ब्रैकेट, फिर 1 माइनस 1 पर बार ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। तो पहले रेखा ब्रैकेट खोलते हैं, रेखा ब्रैकेट खोलने का मतलब है ये एक प्लस का है और ये एक माइनस का है, घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस बड़ी ब्रैकेट, 1 माइनस मंझला ब्रैकेट, 1 माइनस छोटी ब्रैकेट, 1 माइनस 0,
छोटी ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, बन माइनस बड़ी ब्रैकेट बन माइनस मंझला ब्रैकेट बन माइनस, एक में से 0 घटाओगे 1, छोटी ब्रैकेट खत्म, मंझला ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, एक में से 1 घटाओगे फिर 0 बचेगा, तो बन माइनस ये बचा 0, मंझला ब्रैकेट बंद कर लो तो बन माइनस 1, टोटल मिला के 0। तो ये हो जाएगा आपके पास में बी का पहला, तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का हो जाएगा बेटा दूसरा। चलिए आगे चलते हैं और सोल्व करते हैं। अगले सवाल में कह रहे थे कि देखिए अगला क्वेश्चन था अपने पास में कि दो अनुक्रमिक मतलब जो क्रम से आने वाली हो विषय पूर्णांकों के, ये विषय नहीं होगा, ये विषम होगा, है ना, ये विषय नहीं होगा, ये विषम होगा, विषम पूर्णांकों के वर्ग का, तो 2 विषम गिनती ले लीजिए, जैसे 5 और 3 मैंने ले लिया, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब कह रहे हैं विषम पूर्णांकों के वर्ग, इनके वर्ग भी कर लीजिए, है ना, वर्ग के मध्य का अंतर भी कर लीजिए, तो 5 का वर्ग 25 और 3 का 9, कुल मिलाकर बचा 16, सदैव विभाज्य होगा। अब बताओ 16 किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो इसका आंसर आएगा 8। क्यों? क्योंकि 16 8 से कट जाएगा, ठीक है। 16 के फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 8 भी कह सकते हो, तो इसमें ऑप्शन मिल गया है अपने पास में, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, सी वाला। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि बहु विकल्प आधारित मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, बहु विकल्प आधारित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक घट जाता है। किसी विद्यार्थी को 120 प्रश्न हल करने पर 80 अंक प्राप्त हुए, तो ज्ञात कीजिए वस्तुतः उसने कितने प्रश्नों को सही रूप में हल किया है। सही प्रश्न बताने हैं, तो मान लीजिए उसने कुल प्रश्न करें 120, कुल प्रश्न जो बच्चे ने करे हैं वो करे हैं 120 प्रश्नों में से मान लीजिए सही प्रश्न उसके हुए हैं x, तो बाकी प्रश्न कैसे हो गए गलत, तो गलत उसने कितने कर दिए, 120 में से x घटा दीजिए गलत। सही प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा, तो सही प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा तो x प्रश्नों के 1 नंबर से गुणा करेंगे तो 1x हो गया। गलत प्रश्नों के नंबर कट जाएंगे तो 120 माइनस x, गलत प्रश्न का 1/3 नंबर कट गया और इस तरीके से उसके पास बचे 80 नंबर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 120/3 माइनस माइनस प्लस x/3 बराबर 80। एक काम कर दीजिए, 40 बार काट दीजिए इसको, 40 उधर पहुंचा दीजिए, तो x प्लस x/3 बराबर हो जाएगा 80 प्लस 40। अब देखो बेटा x की इधर गुणा करेंगे तो 3x और 1x ये है 4x/3 इजिकल टू हो गया 120। 4 तिया बार है, 30 बार काट दो, 30 तिया 90, तो उसने सही प्रश्न कितने करे हैं 90। अब एक बात बताओ, सही प्रश्न उसके हो गए 90 प्रश्न बच्चे ने सही करे, टोटल करे थे 120, तो 90 प्रश्नों के 90 नंबर मिलने चाहिए थे उसको, लेकिन 30 प्रश्न उसने गलत कर दिए हैं, और जो 30 प्रश्न उसने गलत किए हैं उन 30 प्रश्नों के 1/3 से कितने नंबर कट जाएंगे, 30 गुणा 1/3 10 नंबर कट जाएंगे, तो 90 में से 10 नंबर उसके कम हो गए, तो कितने बचे 80, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास कौन सा, तीसरा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। हाँ, अगले सवाल में कुछ इस तरीके की बातों को लिखा गया था, सरल करना है। ये लिखा हुआ है घनमूल 1331 गुणा घनमूल 216 प्लस लिखा हुआ है घनमूल 729 और प्लस लिखा हुआ घनमूल 64। तो देखो 1331 का घनमूल होता है 11 गुणा 216 का होता है 6, 6 छक 36, 36 छक्का 216, और देखिए 9 नामा 81, 81 नामा 729, तो 9 का घन होता है 729 और 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है। तो 11 छक 66 तो ये हो गया, और 9 4 13 ये हो गया, जोड़ दीजिए 6 और 3 9, 1 और 6 हो गया 7, देखो 79, तो इसका आंसर आएगा कितना 79, ठीक है, 79 इसका आंसर है। चलिए मिला लीजिए आप सब लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। हाँ बेटा, अगले सवाल में कुछ इस तरीके की बातों को लिखा गया था, ठीक है। जैसे ये कह रहे थे कि ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज का
मतलब है प्लस, और जो स्क्वायर है उस स्क्वायर का मतलब है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। तो आपको बताना ये था कि 4.2 डेल्टा मतलब त्रिभुज है ना, और 7.1 फिर स्क्वायर वर्ग बना रखा है 5। बदल दो, प्रतीक लगा दीजिए। तो 4.2 त्रिभुज की जगह प्लस, 7.1 वर्ग की जगह गुणा 5। तो ये हो जाएगा 4.2 प्लस कितना हो जाएगा, 5 का ना 5, दशमलव लगा लो, 5 सत्ते 35, जोड़ दो 0.5 और 0.2 0.7 है ना, और 5 और 4 9 और 3, तो 39.7 39.7 इसका आंसर हो जाएगा। मैच कर लीजिए आप जल्दी से, ठीक है। इस सवाल को भी यहीं सोल्व कर देते हैं। ये लिखा था कि 2/5 का 5/2, ठीक है। तो 2/5 और का मतलब आपने सुना होगा गुणा 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कितना बचा 1। तो इसका सही आंसर आएगा 1, इसका सही आंसर होगा 1, ठीक है। देख लीजिए आप, सही आंसर कितना होगा बेटा, 1 आंसर होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहे थे हमसे कि देखिए, ये कह रहे थे किसी संख्या के 40%, तो मान लीजिए संख्या x है, x का 40%, करेक्ट, ठीक है, का 20%, का 20%, 20%, ठीक है, 8 है, मतलब बराबर है 8 के। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का की जगह गुणा का चिन्ह 40/100, फिर का की जगह गुणा का चिन्ह 20/100 है ना, और बराबर कर देंगे हम कितने के, 8 के। देखिए 20 का ना 20 और 20 पंजे 100, 5 का ना 5 और 5 अट्ठे 40, और 8 से बेटा 8 कैंसिल कर दीजिए एक बार। x का मान निकालेंगे, 100 उधर जाकर गुणा कर देगा, तो x बराबर हो जाएगा 100, x बराबर हो जाएगा 100। तो संख्या कितनी है, 100। और वैसे भी आप आंसर मिलाना चाहेंगे मुझा मानी है ना, बिना करे भी तो भी कर सकते हैं। 100 नंबर में से अगर आपके 40% नंबर आते हैं तो आपको नंबर मिले 40, ठीक है। आप 40 नंबर का 20% निकाल दीजिए, तो 40 नंबर का 20% निकालेंगे, 40 का 20% 5वां हिस्सा होता है, तो 40 गुणा 20/100 अगर आप करोगे तो 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40, तो नंबर मिलेंगे 8, और 8 ही आएगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका कितना, 100। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहे थे बेटा देखो, क्वेश्चन में कहा गया था आपसे कि 12 कलमों की कीमत कितनी है, 30 रुपये। मतलब 12 कलम का रेट है, 12 कलम आपको मिलती हैं बेटा 30 रुपये की। एक कलम का हिसाब लगा लो, एक कलम कितने की होगी। जब 30 रुपये में 12 कलम मिल गई तो 12 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24, 6 बचा, और 12 पंजे 60, तो एक कलम 2.5 रुपये की हो गई, एक कलम 2.5 रुपये की हो गई। कह रहे हैं 26 कलमों की कीमत कितनी होगी। जब एक कलम 2.5 रुपये मिल रही है, 2 रुपये 50 पैसे में एक कलम मिलती है, तो 26 कलम कितने की हो गई। तो 26 कलम का रेट कितना हो जाएगा भाई, 2.5 रुपये की एक कलम है, हमने खरीदी 26, ठीक है, गुणा कर दो, तो 25 छक्का 150, हाथ लगे 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 कितने हो गए, तो 50 10 60 60 5 65, दशमलव लगा दो एक अंक के बाद, तो 65 रुपया देखो कौन सा है, तो 65 रुपये ये है। तो आंसर आएगा दूसरा 65 रुपये, ठीक है। चलिए मिला लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, आगे चलते हैं। हाँ, अगले सवाल में क्या कह रहे थे, देखो ध्यान से थोड़ा सा, कह रहे थे बेटा, अगले सवाल में कह रहे थे कि 5 विषयों में नीरा का औसत प्राप्तांक 72 है। 5 विषयों में नीरा को एवरेज में 72 नंबर मिले। ऐसा मान लो कि एक विषय में 72 आए हैं, दूसरे में 72 हैं, तीसरे में 72 हैं, चौथे में 72 हैं और 5 में 72 हैं। तो इसका मतलब 5 विषयों में कितने नंबर मिले हम नीरा को। 5 का योग निकाल लो बेटा, योग बराबर आपने पढ़ा होगा औसत गुणा संख्या। 5 विषयों का योग बराबर औसत गुणा संख्या। औसत कितना है 72 और संख्याएं हैं 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। इसका मतलब नीरा को नंबर मिले 5 विषयों में 360। अब आगे क्या कह रहे हैं, उसके छठे विषय का प्राप्तांक मिलने पर उसका औसत बढ़कर कितना हो गया, 75 हो गया।
अब 6 विषयों में उसे नंबर मिले 75 के एवरेज में, तो 6 विषयों का योग निकाल लो। 6 विषयों का योग हो जाएगा, 6 विषयों का औसत है 75 और विषय है 6, 6 पंजे 30, हासिल लगे 3 और 6 सत्ते 42 और 3 45, इसका मतलब हो गया 450। 6 विषयों में 450 नंबर आए हैं और 5 विषयों में उसके नंबर बैठ रहे हैं कितने बैठ रहे हैं 360। तो क्या बता सकते हैं आप एक विषय में, छठे विषय में उसके कितने नंबर आए हैं, है ना। छठे विषय के नंबर निकालने हैं तो 6 विषयों के जो नंबर हैं 450, उसमें से 5 विषयों के नंबर घटा दीजिए 350, है ना, और सॉरी 360 है, घटाओगे तो कितना बचेगा 90। तो छठे विषय में उसके कितने नंबर हैं, 90 नंबर हैं। ठीक है, आ रही होगी बात इतनी समझ में। ठीक है, तो 6 विषयों में उसके नंबर हैं 450 और 5 विषयों में नंबर हैं उसके 360। तो छठे विषय में नंबर कितने हैं, है ना। जैसा मान लीजिए तुमने देखा होगा, अगर आपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया है तो उसमें 6 विषय थे, 6 विषयों में 5 विषयों में तुम्हारे नंबर, आपने ऊपर के 5 विषयों में नंबर जोड़े तो उसमें नंबर थे तुम्हारे 360 और सभी 6 विषयों को जोड़ते हैं तो नंबर आते हैं 450। तो छठे विषय में नंबर कितने आए हैं तुम्हारे छठे सब्जेक्ट में, तो 90 आ जाएंगे। ठीक, चलिए आगे। हाँ, आगे देखते हैं। सवाल ये है, इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ सवाल ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कोई ज़्यादा टिपिकल मसला नहीं है इसमें। क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि 1.08 प्लस 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1.08 और इंटू 0.03। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसे ऐसे लिख दो a प्लस बी का होल वर्ग और माइनस 4 गुणा ए बी। होल वर्ग खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab। अभी गुणा वगैरह मत करो, ठीक है। ये हो जाएगा, घटाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4ab में से 2ab घटाओगे तो माइनस का 2ab बचेगा, करेक्ट। अब ये बचेगा 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल वर्ग। देख लीजिए, अब a की जगह कितना है 1.08, b की जगह कितना है 0.03 का होल स्क्वायर कर दीजिए, घटाएंगे तो 11, 8 में से 3 घटाओगे 5 बचेगा, है ना, और 1 0 ये बचा और 1 बचा, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजे 25, देखो कितना आएगा 1.05 और 1.05 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 का 5, 0 0, है ना, 0, 1 पंजे 5, 1 0 0 और 1 ही करना 1, ये हो जाएगा 5 2 0 1 1 और 2 और 2 4 अंकों के बाद दशमलव, देखो इतना आना चाहिए 1.1025 1.1025 1.1025 ये हैगा, डी ऑप्शन है ना, 1.1025। सरलीकरण का सवाल था, थोड़ा सा अलजेब्रा का सहारा लिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। आप सीधा भी इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर सकते थे, इनकी गुणा कर सकते थे, थोड़ा सा काम लेंथी हो सकता था, बाकी घटा देते। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 67। सवाल नंबर 67 में क्या कह रहे हैं, देखो बेटा जल्दी फटाफट, है ना। क्या कह रहे हैं, दो असहभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। अभी मैंने बताया दो असहभाज्य संख्या मैंने ये मानी थी, पिछले वाले सवाल में भी मैंने यही मानी थी, 4 और 5, ठीक है। इनका एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम तो क्या होगा भाई 4 गुणा 5 मतलब कितना आएगा 20, 20 इनका एलसीएम हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, दो सहभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होता है, उनके गुणनफल के बराबर। दो सहभाज्य संख्याओं का, दो असहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। दो सहअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है, और जो मैसा होता है महत्तम समावर्तक वो हमेशा 1 होता है। ये बात याद रखने की होती है। दोबारा सुन लीजिए, आगे भी चीज़ें काम आती हैं। दो सहअभाज्य संख्याओं का अगर मैसे निकालता तो हमेशा 1 आता है, और दो असहभाज्य संख्याओं का लैसे निकलवाएगा तो वो उनके गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर देखते हैं 68, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें ये कह रहे थे ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, उन्होंने 3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, उनके द्वारा निवेश किए जाने वाले समय का समय 2:3 के अनुपात में है, तो उनके लाभ का वितरण क्या होगा।
दो आदमी हैं जिन्होंने कारोबार करने की सोची है, ए और बी। ए ने रुपए लगाए हैं 3 और बी ने रुपए लगाए हैं 5। ठीक है, ठीक है। उसके बाद का ए का समय है 2 वर्ष मान लीजिए, और बी का समय दे रखा 3 वर्ष। हमेशा याद रखो कि लाभों का जो अनुपात होता है, जो लाभ का वितरण होता है, वो 2 चीज़ों के बराबर होता है ना। जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर है साझेदारी का, हम उसमें यही जानते हैं कि जो लाभों का बंटवारा होगा, लाभों का वितरण होगा, वो 2 चीज़ों के आधार पर होगा, लगाई गई धनराशि और लगाए गए समय के गुणनफल के आधार पर। तो ए ने एक ही लगाई गई धनराशि है 3 रुपये, उसका समय है मान लो 2 साल। बी ने रुपये लगाए 5 रुपये, उसका समय है 3 साल। ठीक है, तो जिसका समय और धन का गुणनफल ज़्यादा होगा उसे ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 पंजे 15। 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो आंसर आ जाएगा 2:5। तो 2:5 उनके लाभों का वितरण हो जाएगा बेटा 2:5। ठीक है, मैच कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 69। ए और बी 2 मित्रों ने संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय शुरू किया। बी का निवेश ए द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है। बी ने जितना निवेश करा है वो ए का 1/4 है ना। तो कह रहे हैं तो 1,60,000 रुपये के वार्षिक लाभ में बी का लाभ शेयर करो। देखो, इस वाले सवाल में टाइम नहीं दिया हुआ है, तो अगर समय दिया हुआ नहीं है, मतलब समय बराबर है, दोनों ने समान समय के लिए पैसा लगाया है, तो लाभ उस आदमी को ज़्यादा मिलेगा जिसकी रकम ज़्यादा है, जिसके पैसे ज़्यादा लगे हुए हैं। अब 2 आदमी हैं बेटा, ए और बी, दोनों ने समान समय के लिए मान लीजिए कारोबार में पैसा लगाया है। इनका लाभ क्या होगा? बी का जो निवेश है वो ए के द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है। अगर ए ने 1 रुपया लगाया है तो बी का निवेश है 1/4। अगर इसको 4 से गुणा कर दोगे तो इनका अनुपात हो जाएगा 4:1। तो लाभ बटेगा 4:1 के अनुपात में। लाभ हुआ है 1 साल में, वार्षिक लाभ हुआ है 1,60,000 का। तुम्हें बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा निकाल दो। 1,60,000 में से बी का भाग है 1 और बटे 5, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 32,000। देखो 32,000 रुपये किसे मिलेंगे? बी को। 1,60,000 में से अगर 32,000 घटा दोगे तो बाकी पैसे मिलेंगे किसको? ए को। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। हाँ, अगले सवाल में लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पाइप एक्स किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। पाइप एक्स और वाई दोनों एक साथ टंकी को भरने में 12 मिनट का समय लगता है। तो पाइप वाई से टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सीधी सीधी बात है। एक टैंक है, समझिए, एक टैंक है, उसको अगर पाइप एक्स भरता है तो उसे लगते हैं 20 मिनट, और पाइप वाई भरता है, वाई का पता नहीं कितना समय लग रहा है। लेकिन अगर दोनों भरते हैं, एक्स और वाई दोनों एक साथ चलते हैं, तो 12 मिनट में भर जाता है। 12 मिनट में टैंक भर जाता है। मेरे साथ हिसाब लगाओ, 12 और 20 का लघुत्तम लोगे तो मान लो इस टैंक में 60 लीटर पानी आना है। कितना? 60 लीटर। अगर पाइप केवल एक्स चलता है तो 60 लीटर पानी वो 20 मिनट में डालता है। तो 60 लीटर पानी 20 मिनट में डालता है, तो एक्स 1 मिनट में कितना पानी डालता है? 1 मिनट में कितना पानी टैंक में भरेगा? 60/20, मतलब कितना हो गया? 3 लीटर। ठीक है, और दोनों जो हैं, दोनों 12 मिनट में भर देते हैं। अब दोनों अगर 12 मिनट में भर रहे हैं, तो दोनों अगर 12 मिनट में भर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना पानी वो भरेंगे, है ना? 60/12 कर दो, तो 12 पंजे 60, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर। 1 मिनट में 5 लीटर। एक्स 3 लीटर पानी भरता है, वाई का पता नहीं है, ये भरता 5 लीटर। 5 - 3 कर दो तो वाई बराबर 2 लीटर। इसका मतलब ये हो गया कि वाई 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है। 2 लीटर पानी डालता है 1 मिनट में, उसे भरना 60 लीटर। जब 2 लीटर पानी 1 मिनट में डालता है तो 60 लीटर पानी डालेगा 30 मिनट में। तो वाई का समय कितना हो जाएगा? लगा सकते हैं 60/2, 30 मिनट। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे एग्जाम में। देखिए, ऐसे भी कर सकते थे, एक्स का काम है 1/20, वाई का नहीं पता तो मान लो 1/22, दोनों का है 1/12। 1/22 बराबर हो जाएगा 1/12 - 1/20। 1/22 बराबर हो जाएगा 60, लघुत्तम ले लो, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60।
1/22 बराबर हो गया 2/60, 2 से काट दो 30 बार, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब ये है कि बी को भरने में, बाई को भरने में मिनट लगेंगे 30। तो ये आंसर इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते रहना, अपने आंसर मिला लेना भैया। आगे चलते हैं, तो अगले सवाल में कह रहे थे, ये है देखो, ये सवाल था सवाल नंबर 71। सवाल नंबर 71 में कह रहे थे कि राधिका अपनी पूरी यात्रा का, राधिका की पूरी यात्रा x मान लो, पूरी यात्रा का 3/5 भाग रेल से है। पूरी यात्रा का 3/5 भाग ये तो हो गया रेल का, आ गए, से तय करती है 7/20 भाग बस से, बस से तय करती है 7/20 भाग x का। ठीक है, शेष भाग जो बचा 6.5 किलोमीटर वो पैदल चलती है। कितनी? पैदल। तो उसके द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई है? कुल दूरी है x। निकाल दो x का मान। एक काम कर लेते हैं, सबको उधर भेज देते हैं, तो 6.5 बराबर x माइनस 3x/5 और माइनस 7x/5, सॉरी 20। ये हो जाएगा 6.5 बराबर, लघुत्तम ले लो इसका 20, ये तो हो जाएगा 20x। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 तिया 12x। 20 से 20 काटेंगे तो माइनस 7x, ये 7x बचा। 6.5 बराबर हो गया, ये तो है बेटा 20x, 12 और 7 हो गए 19x/20। एक काम करते हैं, 6.5 बराबर हो जाएगा x/20। x का जब मान निकालेंगे तो 0 और 65 दूनी 130। तो राधिका ने कितनी दूरी तय करी है? 130 किलोमीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कह रहे हैं 72 में, हाँ, क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया था हमसे कि किसी सप्तभुज के सभी अंतकोणों का योग, देखो बहुभुज के अंतकोणों का योग, ये आपको पता होना चाहिए। बहुभुज के अंतकोणों का योग, कोणों का योग, बहुभुज के अंतकोणों के योग के लिए फॉर्मूला होता है n-2 × 180। जितनी भुजाएं हैं उनमें से 2 कम करके 180 से गुणा कर दिया करो। ठीक है, अब बहुभुज नहीं है बल्कि क्या है? सप्तभुज है। तो सप्तभुज का मतलब हो गया 7 भुजाएं। सप्तभुज के अंतकोण, अंतकोणों का योग कितना हो जाएगा? 7 - 2 और गुणा 180। कितना बचा? 5 × 180, 18 पंजे 90, 900 डिग्री। कितना हो गया बेटा? 900 डिग्री। देखो ऑप्शन मिलाओ अपना जल्दी से, कितना आएगा? 900 डिग्री। तो 900 डिग्री कहीं है, यह हैगा 900 डिग्री, यह है 900 डिग्री। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होता या याद था जिन जिन बच्चों को, उन्होंने कर दिया होगा एकदम सवाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल अपने पास में, अगला सवाल है किस संख्या का मान लो x का 45% 18 है, तो बराबर कर दो 18 के। ठीक है, x गुणा 45/100 हो जाएगा बराबर 18 के। x का मान निकालोगे तो 18 × 100, 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 45 हो जाएगा भाग में। 5 × 9 45 और 5 से काट दो 20 बार, और 9 दूनी 18 और 20 दूनी 40। तो कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 40। संख्या क्या हो गई? 40, 40। ठीक, चलिए आ गया सवाल नंबर, हाँ, सवाल नंबर 74। निम्नांकित में से कौन सी वर्ग संख्या घन संख्या भी है? अब 81 वर्ग है लेकिन घन नहीं है। ये तो वर्ग और घन है ही नहीं। 225 वर्ग है, ठीक है, 64 वर्ग है, देखिए घन है 4 का, 64 वर्ग है 8 का, तो इसका मतलब 64 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 75 जो कि लास्ट सवाल है, उसको देखना आपको। थोड़ा सवाल छोटा कर लेते हैं, अगर हो सकता है तो। हो जा भाई, हो जा, नहीं होगा, चलिए मिला लेते हैं, कोई बात नहीं है, मिल जाएगा। देखो ये कह रहे हैं कि इसका बहुलक बताना इन सब में से, तो बहुलक क्या होगा? देखिए 1
बहुलक के लिए पहले हम क्या करते हैं, बहुलक के लिए देखते हैं कौन सी चीज़ कितनी बार आ रही है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा बार आएगी, कोई बहुलक है तो इसमें एक बार आया है, 9 एक बार, 2 बार और 3 बार आया है, 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 4 एक बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो वो आया है बेटा 9। इसका मतलब इसका बहुलक हो गया कितना, 9। तो लो भैया ए का तो हो जाएगा तीसरा, ए का कितना हो गया, तीसरा। चलो आ गए 3 5 5 3, देखिए 5 3 1 9 6 और 2 का परास पूछ रहे हैं। का परास, परास कैसे निकालते हैं, अगर आपको रेंज निकालनी है ना परास, तो क्या करना है, इनमें सबसे बड़ी गिनती देखो, तो सबसे बड़ी गिनती है 9, सबसे छोटी गिनती देखो 1, तो बड़ी गिनती में से छोटी गिनती घटा दो, परास बच जाएगा। तो परास हो गया कितना, 8। तो परास 8 है, तो बी का हो गया बेटा, बी का हो गया चौथा। तो लो भाई बी का हो गया चौथा, ठीक है। आगे चलो, ये कह रहे हैं 4 7 2 7 1 3 8 की माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं, पहले इन्हें आरोही अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही अवरोही क्रम में अगर हम लिखते हैं तो पहला आरोही क्रम में लिखते हैं, पहला हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद में आएगा 7, फिर 7, फिर 8, ठीक है। पदों को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में जो बीच का पद होगा वही माध्यिका होगी, तो बीच का पद हो गया 4। तो सी ऑप्शन का हो जाएगा 4, मतलब सी का पहला, ठीक है। अब कह रहे हैं 14 7 और 12 का औसत बताओ। तो औसत निकालना, तो 14 + 7 + 12, 3 संख्याएं 3 से भाग कर दो, 12 7 19, 19 और 10 39, है ना, 19 और 10 29, 29 और 4 33, 33 को 3 से भाग करोगे तो हो जाएगा 11। तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए सी का बना पहला और बचा डी, है ना, डी का हो जाएगा दूसरा, तो डी का हो गया सेकंड। तो ये अपने ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा ये चीज़ें देख लीजिए, पूरा मैथ मैंने आपको सोल्व करा दिया है और समझ में चीज़ें आपको आ गई होंगी। क्योंकि क्लास नहीं है बल्कि एक पेपर सोल्व कराया था, आप अपने अपने पेपर को ताकि मैच कर लें और ये भी समझ लें कि किस तरीके से इनके आंसर ये पूछे गए हैं या होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्लास तो नहीं पढ़ाई है, कि खैर ये क्लास अलग होती है पढ़ाना, ये पेपर सोल्व करके मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम एग्जाम में सोल्व कर सकते थे और मैक्सिमम नंबर हम बना सकते थे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।